नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अल्पकाल में फर्म का साम्य। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन शॉर्ट पीरियड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक फर्म या उत्पादन उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वह अधिकतम लाभ कमा रहा है या उसे न्यूनतम हानि हो रही हो। इस स्थिति में ना तो फर्म अपने उत्पादन को घटाना चाहती है और ना ही उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहती है। अल्पकाल में फर्म के साम्य में प्रत्येक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में यद्यपि अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है, लेकिन अल्पकाल में फर्म उत्पादन के साधनों की मात्रा व फर्म के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। फर्म की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अल्पकाल में स्थिर साधनों जैसे भूमि, मशीनरी, कारखाना, भवन इत्यादि स्थिर रहते हैं। भूमि, कारखाना, मशीन, भवन इत्यादि स्थिर रहते हैं। अल्पकाल में ना तो कोई नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है और ना ही पुरानी फर्म उद्योग को छोड़कर जा सकती है। इसलिए उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य पर उस फर्म को अल्पकाल के अतिरिक्त लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है अथवा हानि हो सकती है। यानी तीनों दशा हो सकती है: असामान्य लाभ, सामान्य लाभ तथा हानि। ये तीनों प्रकार की स्थिति हो सकती है। इस अवधि में फर्म उस बिंदु पर संतुलन होती है जब दो शर्तें पूरी करती है। फर्स्ट शर्त MR इजिकल टू MC और दूसरी शर्त MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, अर्थात MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटती है। इन दो शर्तों के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल की स्थिति में उत्पन्न होती है। हम सबसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ को साधारण लाभ भी कहते हैं। सामान्य लाभ को साधारण लाभ भी कहते हैं। फर्म को उस समय अल्पकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होगा जब फर्म को उस समय जब सामान्य लाभ प्राप्त होगा जब AR इजिकल टू AC। इस कंडीशन पर फर्स्ट शर्त ये है, एक शर्त ये है कि जब ये इस बिंदु पर होगा तब ये स्थिति उत्पन्न होगी। AR इजिकल टू AC अर्थात औसत आगम बराबर औसत लागत। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि औसत आगम बराबर औसत लागत, एवरेज रेवेन्यू इजिकल टू एवरेज कॉस्ट। और दो महत्वपूर्ण शर्तें जो हमेशा लागू होनी चाहिए, दो महत्वपूर्ण शर्तें। फर्स्ट MR इजिकल टू MC। सेकेंड, अभी मैंने पूर्व में भी बताई थी, सेकेंड शर्त कौन सी है? MC वक्र MR को हमेशा नीचे से काटता है। MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटती है। MC cuts MR from below। ये अनिवार्य शर्त है कि MR इजिकल टू MC होना चाहिए। दूसरा, MC वक्र MR वक्र को हमेशा नीचे से काटती है। ये शर्त सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि तीनों स्थितियों में ये शर्तें लागू होगी दोनों। जबकि फर्स्ट शर्त सामान्य लाभ के लिए क्या है? AR इजिकल टू AC। ये अनिवार्य शर्त है इसके लिए, किसके लिए? सामान्य लाभ के लिए। हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
ओ एक्स एक्स पर अपन लेते हैं आउटपुट तथा ओ वाई एक्स पर हम लेते हैं प्राइस और कॉस्ट। अपन ये भी लिख सकते हैं आगम एवं रेवेन्यू, आगम और कॉस्ट भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट भी ले सकते हैं, इसी जगह लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट शर्त क्या है, दो महत्वपूर्ण शर्तें एम आर इजिकल टू एम सी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अल्पकाल में ए आर इजिकल टू एम आर। आपको मैंने पूर्व में भी बताया था कि फर्म की स्थिति में, फर्म का जब डायग्राम बनाते हैं तब पूर्ण प्रतिस्पर्धा में P इजिकल टू ए आर इजिकल टू एम आर, ये क्या होती है, एक्स अक्ष के समानांतर एक लाइन पड़ी हुई होती है, क्षैतिजाकार हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है। P इजिकल टू ए आर इजिकल टू एम आर, जहां एवरेज रेवेन्यू इजिकल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ए आर इजिकल टू एम आर होता है। अब देखिए ए आर इजिकल टू ए सी, यानी एवरेज औसत आगम बराबर औसत लागत होती है। अब अपन सबसे पहले लेते हैं क्या, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, यू आकार का होता है। ये अपन क्या है, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत आ गई। अब अपने पास क्या बाकी है, मार्जिनल कॉस्ट एमसी। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट के अंदर की तरफ होती है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के हमेशा अंदर की तरफ होती है, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट के अंदर की तरफ, भीतर की तरफ होती है। ये मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए डायग्राम की स्थिति, ये जहां जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, संतुलन बिंदु हुआ। ये क्या हुआ, संतुलन बिंदु। इस बिंदु से सीधी लाइन खींचते अपन, ये क्यों। देखिए तीनों शर्त पूर्ण होती है या नहीं होती है। सबसे पहली शर्त, दो महत्वपूर्ण शर्तें जो अनिवार्य रूप से एम आर इजिकल टू एम सी, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू और एमसी दोनों एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, ई बिंदु पर, अर्थात फर्स्ट शर्त पूर्ण होती है एम आर इजिकल टू एमसी, यहाँ पर पूर्ण शर्त होती है। दूसरी शर्त, एमसी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है, एमसी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है। ये देखिए नीचे की तरफ से जा रही है लाइन, कहां से, एम आर के नीचे से जा रही है और ये इसको काटता है। एमसी वक्र हमेशा एसी वक्र के अंदर की तरफ होगा। तो ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। अब तीसरी शर्त, ए आर इजिकल टू ए सी, ए आर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी। कहां पर, इस बिंदु पर बराबर हो रही है। अर्थात ई बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पर एम आर इजिकल टू एम सी और ए सी और सब बराबर होता है। अर्थात इस चित्र में हम कह सकते हैं ए आर बराबर एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है, ई क्यू के बराबर, ई क्यू के बराबर है और बराबर पी क्यू, पीओ के बराबर है। इसी प्रकार एसी एवरेज कॉस्ट बराबर किसके बराबर होगी, एवरेज कॉस्ट भी बिल्कुल इन्हीं के बराबर है, ई क्यू बराबर पीओ। जब ये दोनों बराबर है तो अपन देखते हैं कि इसका सामान्य लाभ में प्रॉफिट कैसे होता है। सामान्य लाभ में प्रॉफिट कैसे होगा, ई क्यू माइनस ई क्यू, ए अर्थात दूसरी शर्त क्या थी, ए आर
अनिवार्य शर्त ये आर इजिकल टू ए सी। आप देखिए जब ये दोनों बराबर है तब ये भी क्या होगा, बराबर इक्विवेलेंट होगा। ए आर इजिकल टू ए सी, ए आर इजिकल टू ए सी, ए आर इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट, सब बराबर है, अर्थात ए आर इजिकल टू ए सी शर्त होती है। इसलिए फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। इस शर्त पर क्या होगा, इसलिए फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। चित्र से स्पष्ट है कि जब फर्म ई बिंदु पर संतुलन में होगी, क्योंकि इस बिंदु पर एमसी वक्र एम आर है और एमसी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटती है। इस स्थिति में संतुलित कीमत ओपी, संतुलित कीमत क्या है, ओपी, संतुलित कीमत क्या है, ओपी, तथा संतुलित उत्पादन ई क्यू किया गया है। इस अवस्था में संतुलित उत्पादन ओ क्यू किया गया है। इस अवस्था में ए आर इजिकल टू ए सी है, इसलिए उद्यमी को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। किस बिंदु पर होगा, केवल ई बिंदु पर ही, ई बिंदु पर फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा। इस स्थिति में केवल फर्म को क्या होगा, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, असामान्य लाभ, अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को असाधारण लाभ भी कहते हैं, असाधारण लाभ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कहते हैं। असामान्य लाभ की स्थिति में ए आर इज ग्रेटर देन ए सी होता है, अर्थात एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, अर्थात औसत आगम, औसत आगम इज ग्रेटर देन औसत लागत, अधिक होती है औसत लागत से। हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ओ एक्स एक्स पर हम लेते हैं आउटपुट तथा ओ वाई एक्स पर हम लेते हैं क्या, प्राइस और कॉस्ट। ओ की कीमत पर फर्म की स्थिति में ए आर इजिकल टू एम आर होता है, बी इजिकल टू ए आर इजिकल टू एम आर, तीनों बराबर होते हैं और ये अक्ष अक्ष के समानांतर होती है, ये अक्ष अक्ष के समानांतर होती है। देखिए अपने दो शर्त कौन सी थी, सबसे महत्वपूर्ण शर्त एम आर इजिकल टू एम सी, सेकेंड एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है, एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। देखिए इन तीनों शर्तों के माध्यम से अपन इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं एसी वक्र। एसी वक्र बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये एवरेज रेवेन्यू वक्र से नीचे होगा। एवरेज रेवेन्यू का इस लाइन पर है, अर्थात एवरेज कॉस्ट इससे नीचे की तरफ होगा। ये अपना क्या है, एसी, एवरेज कॉस्ट। देखिए अब अपन बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट का वक्र। मैंने आपको बताया था कि एसी के अंदर की तरफ मार्जिनल वक्र होता है। मार्जिनल कॉस्ट किसको होता है, एसी के अंदर की तरफ में होता है। अतः इसे बनाने के लिए भी अपन उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अपन पहले बनाए थे, ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एसी के अंदर की तरफ होता है। अब अपन देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, एम आर इजिकल टू एम सी, एम आर इजिकल टू एम सी। किस बिंदु पर हो रहा है एम आर इजिकल टू एम सी, इस बिंदु पर हो रहा है, इस बिंदु पर एम आर इजिकल टू एम सी हो रहा है। दूसरी कंडीशन, एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है, एम सी वक्र एम आर बिंदु को नीचे की तरफ से काटता है। ये एम सी वक्र है और एम आर को नीचे से काटता है इस बिंदु पर, यानी ये अपनी इक्विलिब्रियम की शर्त है।
ये दोनों शर्त किस बिंदु पर हो रही है? इस बिंदु पर हो रही है। इस बिंदु पर मत करना, इस बिंदु पर मत करना। कारण क्योंकि अपनी शर्त क्या है? एम आर इजिकल टू एम सी, एम आर इजिकल टू एम सी, और एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता है। किस बिंदु पर काटता है? इस बिंदु पर काटता है। ए सी वक्र को भूल से यहां मत निकाल काटना, नहीं तो डायग्राम गलत हो जाएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण कंडीशन जो अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, ए आर इजिकल टू ए सी, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन ए सी। क्या यहां पर हो रहा है? देखते हैं अपन। ए आर अधिक है किससे? ए सी से। ए सी वक्र से ए आर अधिक है। किस बिंदु पर अधिक होगी? ये देखा अपन। इस बिंदु को अपन मिलाते हैं, जहां इक्विलिब्रियम हो रहा है उस बिंदु से लाइन खींचते हैं अपन। उस बिंदु से क्या करते हैं? लाइन खींचते हैं। मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है। आप देखें ए आर अधिक है किससे? ए सी से, क्योंकि ए सी नीचे सी की तरफ से आ रहा है। ये जिस बिंदु पर काट रही है वो मान लो अपन ने क्या लिया? एफ बिंदु पर, इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु से एक सीधी रेखा किस पर खींचते हैं? ओपी रेखा पर खींचते हैं, जहां कीमत की रेखा पर प्राप्त होती है। इस कीमत की रेखा पर अपन खींच लेते हैं, रेखा पर, ये इस रेखा पर खींच लिया। इस रेखा पर अपन ने ये डायग्राम खींच लिया है। अब अपन देखते हैं किस बिंदु पर असामान्य लाभ प्राप्त होता है। देखिए ये बिंदु आ गया अपने पास, जब P थी और यहाँ प्राइस कितनी है? P1 हो गई मान लो। ये जो क्षेत्र आएगा यहां से लेकर इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, ये क्या है? असामान्य लाभ, अब नॉर्मल प्रॉफिट है। देखिए ए आर इजिकल टू ई क्यू, ए आर इजिकल टू ई क्यू, ए आर इजिकल टू ई क्यू, ई क्यू बराबर पी ओ, पी ओ दोनों बराबर है। बिल्कुल उसी तरीके से जिसने अपना नॉर्मल प्रॉफिट में भी था। फिर ए सी एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है? एफ क्यू। एवरेज कॉस्ट कहां पर काट रही है? इस बिंदु पर काट रही है, एफ बिंदु पर। तो ए सी बराबर एफ क्यू बराबर, ये क्या है? P1 O, P1 O इस बिंदु पर काट रही है। देखिए फर्म के असामान्य लाभ प्राप्त होंगे। ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, इस स्थिति में प्राप्त हो रहा है। फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रति इकाई कितना हुआ? लाभ प्रति इकाई कितना होगा? लाभ प्रति इकाई, लाभ प्रति इकाई निकालते हैं अपन। देखिए आप ए आर माइनस ए सी, ए आर में से माइनस ए सी घटाते हैं अपन। तो ए आर अपने पास कितना है? ई क्यू, ई क्यू माइनस एफ क्यू बराबर, क्षेत्र क्या प्राप्त होगा अपन के पास? ई एफ, ये अपने पास प्राप्त हो रहा है, ये अपने पास प्राप्त हो रहा है। ए आर माइनस ए सी, ई क्यू माइनस एफ क्यू घटाने पर अपन के पास ई एफ प्राप्त हो रहा है। ई एफ क्या है? अपने पास कुल लाभ का क्षेत्र प्राप्त होगा, कुल लाभ का क्षेत्र प्राप्त होगा। कैसे होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, लाभ कुल लाभ बराबर, कुल लाभ बराबर लाभ प्रति इकाई, ये क्या आई? लाभ प्रति इकाई इंटू कुल उत्पादन, कुल उत्पादन बराबर लाभ प्रति इकाई कितनी है अपने पास? ई एफ इंटू कुल उत्पादन, कुल उत्पादन अपने पास कितना है? ओ क्यू, ओ क्यू है कुल उत्पादन बराबर। जब दोनों का गुणा किया जाएगा तब अपन के पास में क्या प्राप्त होगा? ई एफ, ये जो क्षेत्र है ई एफ P1
और P प्राप्त होगा। ये अपने पास कुल उत्पादन प्राप्त होगा, कुल उत्पादन प्राप्त होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यही जो क्षेत्र है जब असामान्य लाभ प्राप्त होता है, फर्म ई बिंदु पर संतुलन में होगी। फर्म ई बिंदु पर क्या होगी? संतुलन में होगी, क्योंकि इस बिंदु पर एम आर इजिकल टू एम सी है। संतुलित बिंदु ओ पी कीमत निर्धारित होगा, संतुलित उत्पादन ओ क्यू होगा, तथा फर्म को ई एफ पी वन और पी जो समान असामान्य लाभ प्राप्त होगा। ये क्षेत्र क्या होगा? असामान्य लाभ प्राप्त होगा, असामान्य लाभ प्राप्त होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट इसी बिंदु पर प्राप्त होता है। लेते हैं अपन हानि की स्थिति, लॉस। इसे न्यूनतम हानि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम हानि, मिनिमम लॉस, ये भी अपन कह सकते हैं। अल्पकाल में संतुलन की अवस्था में फर्म को उस समय न्यूनतम हानि सहन करनी पड़ती है जब ए आर इज लेस देन ए सी, अर्थात एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। औसत आगम कम होता है किससे? औसत लागत से। उस स्थिति में फर्म को हानि की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके साथ अपने दो अनिवार्य शर्त, फर्स्ट एम आर इजिकल टू एम सी, सेकेंड एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अब न्यूनतम हानि के डायग्राम को अपन समझते हैं। ओ एक्स एक्स पर अपन क्या लेते हैं? आउटपुट, तथा ओ वाई एक्स पर अपन लेते हैं क्या? प्राइस या कॉस्ट, प्राइस और कॉस्ट। ओ की कीमत पर ए आर इजिकल टू एम आर। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का डायग्राम ए आर इजिकल टू एम आर होता है, जो एक्स एक्स के समानांतर होता है। देखिए, अब इन तीनों कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए अपन को ये डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एवरेज कॉस्ट का डायग्राम। एवरेज कॉस्ट अधिक होनी चाहिए किससे? एवरेज रेवेन्यू से अधिक होनी चाहिए। तो डायग्राम बनाते समय अपन ध्यान रखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट अधिक होनी चाहिए। एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट किधर है? इस लाइन पर है। इस लाइन से ऊपर की तरफ होना चाहिए क्या? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कहाँ होना चाहिए? इसके ऊपर की तरफ होता है एवरेज कॉस्ट। सपोज ये अपने एवरेज कॉस्ट है। फिर अपना आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एम आर इजिकल टू एम सी और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। इन दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट अपन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के अंदर की तरफ होता है हमेशा। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के अंदर की तरफ होता है, अर्थात इसे अंदर की तरफ ही दिखाना है। अगर आपने इसे मार्जिनल कॉस्ट को बाहर की तरफ दिखाया तो डायग्राम गलत हो जाएगा। अब अपन बिंदुओं को मिलाते हैं। जिस बिंदु पर सबसे पहले कंडीशन एम आर इजिकल टू एम सी, एम आर इजिकल टू एम सी इस बिंदु पर हो रही है, एम आर इजिकल टू एम सी इस बिंदु पर हो रहा है। दूसरा एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, नीचे से किस बिंदु पर काट रहा है? इस बिंदु पर काट रहा है, अथवा इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? इसी बिंदु के माध्यम से होगा जिस बिंदु पर यह काटेगी। तो अपन इस कंडीशन को खींचते हैं। देखिए, इस
बिंदु पर ये काट रही है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। एवरेज रेवेन्यू अधिक होती है किससे? एवरेज रेवेन्यू कम किससे? औसत लागत से कम होता है। इस बिंदु पर ये काट रही है। इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है अपना? इसी बिंदु पर हो रहा है, अर्थात इसे क्या कहते हैं? ई। ये क्या है? ई। और जिस बिंदु पर ये काट रही है वो है एफ बिंदु। इस बिंदु को अपन मिला लेते हैं सीधी रेखा में, ये सीधी रेखा प्राप्त होती है अपन को। ये जो चीज प्राप्त होगा, ये जो क्षेत्र प्राप्त हो रहा है अपन को, ये क्या कहलाएगी? असामान्य हानि। ये क्या कहलाएगी? असामान्य हानि कहलाएगी। इस बिंदु को OP और P1 ले लेते हैं। देखिए अब ये अपना डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। क्या कहता है? AR इज इक्वल टू MC। इस बिंदु पर AR इज इक्वल टू MR है। अब देखिए AR किसके बराबर है? EQ के बराबर है। फिर AC बराबर, AC किसके बराबर है? F और Q। ये यहां से लेकर इस बिंदु पर, जहां पर F बिंदु हो रहा है वहीं से लेकर इस बिंदु पर FQ है। अर्थात AC इज ग्रेटर देन AR कह सकते हैं अपन। AC इज ग्रेटर देन AR कह सकते हैं अपन, या AR इज लेस देन AC कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। फर्म को हानि कब हो रही है? फर्म को हानि हो रही है प्रति इकाई निकालते हैं। फर्म को हानि प्रति इकाई क्या करेंगे? AC माइनस AR। AC कितना है अपने पास? FQ माइनस EQ। FQ माइनस EQ घटाते हैं तो अपन के पास में क्या प्राप्त होता है? EF प्राप्त होता है। E और F प्राप्त होता है। अर्थात कुल हानि ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? कुल हानि कितनी होती है? कुल हानि बराबर प्रति इकाई हानि इंटू कुल उत्पादन। बराबर प्रति इकाई हानि कितनी है? E और F इंटू उत्पादन कितना है? उत्पादन कितना होगा? OQ। अर्थात EF इंटू OQ जिस बिंदु पर है उसी बिंदु पर आप देखिए PE भी है। कितने पर? PE भी है। OQ बराबर PE। OQ बराबर क्या है? PE है। बराबर EF इंटू PE। दोनों भी लिख सकते हैं अपन। और PF लिखो या चाहे PF और 1 लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं अपन। अर्थात जब क्षेत्र प्राप्त होता है तब अपन देखते हैं कि क्षेत्र क्या प्राप्त होता है? हानि का जो क्षेत्र प्राप्त है, हानि क्षेत्र क्या है? EF P1। ये हानि क्षेत्र प्राप्त होता है अपन को। ये हानि क्षेत्र प्राप्त होता है, यानी फर्म का संतुलन ई बिंदु पर संतुलन में होगी, क्योंकि इस बिंदु पर MR इक्वल टू MC है और MC वक्र MR को नीचे से काट रही है। संतुलित कीमत OP तथा संतुलित उत्पादन OQ निर्धारित है। फर्म को EF P और P1 के समान सामान्य हानि वहन करनी पड़ती है। ये क्या कहलाएगा? सामान्य हानि या न्यूनतम हानि। ये लॉस क्षेत्र है। अब हम फर्म का
बंद बिंदु शट डाउन पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं। एक फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन चालू रख सकती है। क्या एक फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन चालू रख सकती है? अर्थात किसी भी फर्म को दीर्घकाल में उसके उत्पादन की औसत लागत एवरेज कॉस्ट के बराबर मूल्य मिलना चाहिए। दीर्घकाल में उसके उत्पादन की औसत लागत के बराबर मिलना चाहिए। कुल लागत में दो प्रकार की लागतें सम्मिलित होती है। एक होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी परिवर्तनशील लागतें अर्थात वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन की मात्रा में बढ़ते और घटते के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। अतः कोई भी फर्म अल्पकाल में हानि उठाकर भी उत्पादन तब तक चालू रखेगी जब तक कि फर्म को अपनी औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर मूल्य मिल नहीं जाए। यानी कोई भी फर्म अल्पकाल में हानि उठाकर भी उत्पादन तब तक चालू रखेगी जब तक कि फर्म को अपनी औसत परिवर्तनशील लागत अर्थात एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर तक मूल्य मिल ही जाए। यदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चले जाए तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि वह जानती है कि फिक्स कॉस्ट अर्थात स्थिर लागतों का भार तो उत्पादन करने पर दोनों ही स्थितियों में उसे उठाना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी स्थिति में हो। बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर फर्म को चाहे वह कुछ भी मात्रा में उत्पादन करे अथवा बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करे, अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद कर दे, एक समान हानि उठानी पड़ती है। उसे तो हानि उठानी ही पड़ेगी, चाहे उत्पादन करे अथवा ना करे। बंद बिंदु का बिंदु उस स्थिति को प्रकट करता है जिस पर फर्म की बाजार कीमत कम होकर न्यूनतम होकर औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है। अर्थात अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है। बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर कीमत और औसत कीमत परिवर्तन के बराबर हो जाते हैं। जिस पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है। औसत परिवर्तनशील लागत अर्थात एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। बंद करने की स्थिति से अभिप्राय वो एक फर्म द्वारा अपना उत्पादन सदैव के लिए बंद करने से नहीं है। बंद करने की स्थिति से अभिप्राय एक फर्म द्वारा अपना उत्पादन सदैव के लिए बंद करने से नहीं है। इसका अभिप्राय केवल अल्पकाल के लिए उत्पादन स्थगित करने से है, जिसे लाभदायक स्थिति में दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसे बंद करने का बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बिंदु पर फर्म को उत्पादन करने से जितनी हानि होती है उतनी उत्पादन बंद करने से भी होती है। हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक चित्र बनाया है। इस चित्र में एवरेज कॉस्ट औसत लागत और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती लागत वक्र भी कहते हैं। मान लो कि उद्योग द्वारा ओपी कीमत निर्धारित की गई है। इस कीमत पर फर्म बिंदु ई पर संतुलन की अवस्था में होगी, क्योंकि संतुलन बिंदु ई पर एम आर इजिकल टू एम सी है। संतुलन बिंदु पर एम आर इजिकल टू एम सी है तथा सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है। अपनी दोनों कंडीशन थी एम आर इजिकल टू एम सी और दूसरी कंडीशन क्या थी एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ये दोनों शर्त कहाँ हो रही है? इक्विलिब्रियम इस ई बिंदु पर हो रहा है। संतुलन की स्थिति में वस्तु की कीमत
संतुलन की स्थिति में वस्तु की कीमत ओपी ई और एन ई क्यू और उसकी औसत लागत कितनी है एफ और क्यू के बराबर कम है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि फर्म के बराबर की हानि की स्थिति में फर्म का ये है। जिस प्रकार अभी पूर्व में मैंने जो डायग्राम बनाया था हानि की स्थिति में, बिल्कुल वही डायग्राम है, ऊपर वाला डायग्राम बिल्कुल वही है। ई एफ पी और क्यू, ये क्या क्षेत्र क्या कहलाता है, हानि का क्षेत्र। ई एफ ई पी और P1, ये क्षेत्र क्या है, हानि का क्षेत्र है, जो मैंने दिखाया है इसमें। अर्थात इस क्षेत्र पर अब अपन देखते हैं कि फर्म का संतुलन, यदि कीमत OP से घटकर OP2 हो जाती है तो देखिए संतुलन जब OQ आउटपुट पर EQ था तो वो घटकर कहाँ हुआ, OPQ2 होने पर, OP2 होने पर कहाँ आ गए, OQ1 उत्पादन पर R बिंदु पर हो रहा है। किस बिंदु पर हो रहा है, R बिंदु पर हो रहा है। इस बिंदु को ही उत्पादन बंद करने का बिंदु कहते हैं। R बिंदु को ही उत्पादन बंद करने का बिंदु कहते हैं, शट डाउन पॉइंट कहते हैं। R बिंदु को ही क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट कहते हैं। यदि कीमत को OP2 से भी कम हो जाती है तो फर्म को औसत घटती बढ़ती लागत की भी हानि होने लगेगी। इस स्थिति में अल्पकाल में उत्पादन बंद करना पड़ेगा। देखिए इस बिंदु पर क्यों हो रहा है, मैंने क्या कहा कि औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहां पर हो रही है, इस बिंदु पर जा रही है। जब हानि है, हानि से भी अगर ये नीचे की तरफ चली जाती है तब अपन को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में तब आर बिंदु पर शट डाउन पॉइंट प्राप्त होता है। अतः अल्पकाल में एक फर्म घाटे या हानि की अवस्था में उस समय तक उत्पादन में जारी रहेगी जब तक उसे न्यूनतम हानि अथवा केवल फिक्स कॉस्ट का घाटा होगा तथा फर्म की न्यूनतम कीमत घटती बढ़ती लागत के बराबर होगी। इससे कम कीमत होने पर फर्म उत्पादन को बंद कर देगी। अतः उत्पादन बंद करने वाली कीमत वह कीमत है जिसके नीचे कीमत हमें फर्म अल्पकाल के लिए उत्पादन नहीं करना पसंद करेगी। अर्थात ये क्या कहलाएगा, शट डाउन पॉइंट कहलाएगा। आर बिंदु यहाँ पर क्या है, शट डाउन पॉइंट है।